नमस्कार, स्वागत आपका। आप ब्रह्मास्त्र देख रहे हैं, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। देश में तकरीबन 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट का पकड़ा जाना, लाल किले के पास एक बड़ा धमाका होना, इन दो बड़ी घटनाओं ने देश को झकझोर कर रख दिया। इस मामले में फिलहाल जांच एजेंसी गहनता से जांच कर रही हैं और देश के सामने वो भी तस्वीर है जिसमें फिदायीन हमले वाला उमर सामने। यह पेशे से डॉक्टर था, आतंकी बनकर इसने दिल्ली को दहला दिया। आपको बता दें कि जांच के आगे बढ़ने के साथ ही देश के सामने आतंकी डॉक्टर्स का एक पूरा नेक्सस सामने आया है जो देश में व्हाइट कॉलर टेररिज्म को पनपा रहे थे। जो पकड़े गए इनकी संख्या आज 7 है और कई जांच एजेंसीज की रडार पर है। लेकिन आतंकी डॉक्टर्स की कहानी सिर्फ ये नहीं है, आज देश के सामने एक और बड़ा खतरा है। वो खतरा तब पता चलता है जब देश के सामने ये सच्चाई आती है कि तकरीबन 200 डॉक्टर्स एजेंसीज की रडार पर हैं और एक पूरी यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि वो आतंकियों को शह दे रही थी। ऐसे में सवाल यह है कि ये सब देश में क्यों? दौलत, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ होने के बावजूद एक खास वर्ग के युवा आतंक का रास्ता क्यों चुन रहे हैं? अगर युवा रेडिकल हो रहे हैं तो रेडिकल होने के पीछे का कारण क्या है? और इस रेडिकल्स या फिर कट्टरपंथियों से देश को छुटकारा कभी मिल पाएगा? मतलब देश में इंजीनियर या डॉक्टर की शक्ल में बैठे जो आतंकी हैं, देश इन पर ब्रह्मास्त्र कैसे चला पाएगा? सबसे पहले ये रिपोर्ट आती है। देश भर में डॉक्टर गैंग का खौफनाक नेटवर्क, सफेद पोश गद्दार, खतरा अभी बरकरार। आतंक के स्लीपर सेल, कश्मीर से यूपी तक कनेक्शन। आतंक की ये सच्चाई रोंगटे खड़ी करने वाली है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंक के डॉक्टर गैंग का जो चेहरा उजागर हुआ है, उनकी साजिश काफी गहरी है। सफेद कोट के पीछे छिपा इनका काला चेहरा बेहद ही खौफनाक है क्योंकि दहशतगर्द के तार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान तक जा रहे हैं। मरीजों को बचाने वाले आज हथियारों के साथ में दहशतगर्दों की गोद में खेल रही हैं। दिल्ली आतंकी हमले में डॉक्टर उमर वो फिदायीन था जो कार में तब तक बैठा रहा जब तक कार में ब्लास्ट नहीं हुआ। मतलब पढ़े लिखे डॉक्टर के दिमाग में इतना जहर भर गया कि उसने आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए खुद को उड़ा लिया। उसके चीथड़े उड़ गए। आतंक की इस साजिश में डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील की भूमिका भी सामने आई है। डॉक्टर के आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर्स की एक पूरी लिस्ट सामने आई है। हरियाणा के नूह से 2 और डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है, जबकि यूपी में करीबन 200 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स एजेंसियों के रडार पर हैं। डॉक्टर उमर फिदायीन हमलावर, मारा गया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील गिरफ्तार, डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार, डॉक्टर अदील गिरफ्तार, डॉक्टर परवेज गिरफ्तार, डॉक्टर सज्जाद गिरफ्तार, डॉक्टर तजामुल गिरफ्तार। साथ ही 2 मौलवी और परिवार के सदस्य इस हमले को लेकर गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में आतंक का जो मॉड्यूल अब सामने आया है, इनमें ये सब हाई सैलरी, हाईली एजुकेटेड, लेकिन हाईली डेंजरस भी हैं। चिंता की बात तो ये है कि देश के खिलाफ में ऐसी नापाक हरकत के गुनाह सिर्फ इन आतंकी डॉक्टर्स ने नहीं किए, बल्कि पहले भी ऐसा मॉड्यूल सामने आ चुका है जिसमें कई ऐसे हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं जिन्होंने देश के खिलाफ में या तो आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया या फिर उनमें शामिल रहे। इन गद्दारों में पहला नाम जुबैर हंगरगेकर का है, जो पुणे में हाईकोर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हजारीबाग का इंजीनियर शहनवाज आलम, आईआईटी मुंबई से पास आउट इंजीनियर अहमदाबाद मुर्तजा अब्बासी, इंडियन मुजाहिदीन मीडिया सेल का प्रमुख मंसूर असगर पीरभाल, इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक इंजीनियर रियाज भटकल और 2011 में अमेरिकी हमले में ढेर आतंकी अनवर अल अवलाकी ऐसे चंद नाम हैं जिन्होंने देश से गद्दारी की, इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाकर इंसानियत को शर्मसार किया। देश में हर ओर आतंक के इस डॉक्टर मॉड्यूल की चर्चा है। कुछ लोग इसे कौम से जोड़ रहे हैं। जो लोग सीएए एनआरसी के खिलाफ में रोना रोते थे, 3 तलाक, हिजाब का मुद्दा उठाकर उसे धर्म से जोड़ते हैं, जो फिलिस्तीन पर हिंदुस्तान की सड़कों पर उतर आते हैं, वो आज इन व्हाइट कॉलर्स पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जिन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए वो चुप हैं। जो मजहब के नाम पर फतवे जारी करते हैं वो चुप हैं। महबूबा मुफ्ती ने इस पूरे टेरर एक्ट को कौम से जोड़ा, लेकिन वो किस कौम की बात कर रही हैं? मजहब वाली कौम या फिर आतंक वाली कौम? बहुत अफसोसनाक था और इसमें इससे भी बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि उसमें हमारे
कश्मीर के कुछ डॉक्टर्स का नाम आ रहा है और ये जो डॉक्टर हैं ये सबसे ज़हीन दिमाग है हमारे जम्मू कश्मीर के, सबसे एलीट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कौम के मेमार हैं, जो कौम की खिदमत करने के लिए इस ओहदे तक पहुंचे होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए ये वाकई होता है कि ये डॉक्टर इसमें मुलविस थे, तो मुझे लगता है हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस हम मुसलमान कौम के लिए ये लम्हे फिक्र है। ये बहुत ही ज़्यादा जो अफसोस करने की वजह है, क्योंकि न सिर्फ हमारे जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, बल्कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दाग लग रहा है और उससे जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, पूरे मुल्क में जो मुसलमान तबका है, जम्मू कश्मीर के जो लोग बाहर हैं, उनके लिए भी ये जो है बहुत मुश्किलें पैदा कर सकता है। सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि देश में फैले आतंक के इस जहर पर मुस्लिम नेता, विपक्ष, इस्लामी स्कॉलर, धर्मगुरु सभी के सभी मौन हैं। ऐसे में आज ये चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स को आतंकी बना रही है, जिन्होंने हिपोक्रेटिक ओथ लिया है। वो आज हथियारों का पर्चा लिख रहे हैं, मरीजों की जान बचाने की बजाय फिदाइन हमलों की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर्स के गैंग में और कितने लोग देश के अन्य राज्यों के हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं जो पाकिस्तान परस्त आतंकवाद के स्लीपर सेल हैं। दर्शकों, देश में एक थ्योरी चलती थी पहले, मुफलिसी है, गरीबी है, समझ नहीं है, पढ़ी लिखे नहीं है तो रेडिकुलाइज हो जा रहे हैं, उनको सही और गलत की समझ नहीं आ पाई तो वो रेडिकुलाइज हो जा रहे हैं, आतंक का रास्ता चुन ले रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हाथ में कुरान और कंप्यूटर दोनों थमाइए तो ये बदल जाएंगे। लेकिन आज देश के सामने सच ये है कि हाथ में कंप्यूटर भी है, हाथ में अच्छी नौकरी है, शोहरत है, दौलत है, लोग जानते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको चुनना क्या है? इन्होंने चुना आतंक का रास्ता। इन्होंने किया क्या? शरीर पर बम बांधा, कुछ लोगों के बीच जाकर पड़ गए। सवाल ये कि ये सोच क्यों, और अगर ये सोच पनप रही है कुछ लोगों के मन में, मतलब अब से पहले तो देश के सामने कई सारे आतंकी पकड़े गए, इंडिविजुअल आतंकी थे, पूरा ग्रुप थोड़ी पकड़ा गया था किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोगों का। यहां पूरा ग्रुप पकड़ा गया पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोगों का जो आतंक में शामिल थे और उनकी प्लानिंग थी कि देश के लोगों को बम बांधकर उड़ा देंगे। तो ये क्यों पनप रहा है, कौन पन पा रहा है? सवाल ये है। इसके पीछे की असल वजह जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना शायद आपके बगल वाला कौन सा इंजीनियर या बगल वाला कौन सा डॉक्टर आतंक की सोच मन में पाल रहा है, आप ये पता नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। हमारे साथ शादाब शम्स जुड़ गए जो कि चेयरमैन है वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के। हमारे साथ शालिनी अली जुड़ गई है, महिला प्रमुख है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। हमारे साथ अंबर जैदी जुड़ गई है, जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के और बड़े जाने माने डिबेटियर हैं। हमारे साथ वकार एच भट्टी जी जुड़ गए जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट फाजिल अहमद भाई भी जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शादाब जी शुरुआत आप ही से करता हूं। जो उस पूरी रिपोर्ट के बाद सबसे मौजूद सवाल है वो ये कि भाई डॉक्टर जिसको लोगों से इज्जत मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, घर वाले बड़ा फख्र महसूस कर रहे थे कि हमारे घर का बेटा डॉक्टर है, लोगों की जिंदगी बचा रहा है, वो क्यों डॉक्टर डेथ बन गया? ये सोच क्या है? ऐसा ये रेडिकल क्यों हो रहे हैं सब मिलने के बावजूद? देखिए अनुराग, मैं ये कह सकता हूं कि दो तरह के इस्लाम अब हमारे सामने है। एक है अल्लाह का इस्लाम जो शुरू होता है बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम, मैं प्रारंभ करता हूं उस परमपिता परमात्मा के नाम से जो बहुत रहम करने वाला है, बहुत रहीम है। और दूसरा है मुल्ला का इस्लाम जो आतंकवाद सिखा रहा है। ये जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा, पहले भी देखा, कई प्रोफेसर इन्वॉल्व हुए और अब ये डॉक्टर्स का नंबर लगा है। मैं ये कह सकता हूं एक बहुत बड़े आलिम ने, मैं उनके साथ बैठा था, उन्होंने बहुत खूबसूरत शेर मुझे, जब मैंने उस मामले में उनसे गुफ्तगू की थी कभी, तो उन्होंने बताया कि रोशनी में रहने वाले दियों को क्यों बुझाएंगे, जो अपने मुर्दों को नहीं जलाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। इस्लाम अपने मुर्दों को जलाते हुए डरता है अगर वो मुसलमान है तो। क्या बात है, उसको लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ा कलेजा चाहिए अपने मुर्दे को जलाने में। तुम जिंदे बेगुनाह मासूम लोगों को जला रहे हो, ये इस्लाम हो ही नहीं सकता। दे आर काफिर, ये काफिर हैं जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, ये अधर्मी है जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। इस इस्लाम की इस दुनिया में कोई, लेकिन उसके जड़ तक पहुंचना शादाब जी बहुत जरूरी है। क्या ये रेडिकुलाइजेशन जो हो रहा है, ये जो मन में आतंक की जो थ्योरी पनप जा रही है, इसके पीछे क्या धार्मिक रेडिकुलाइजेशन है क्या?
क्योंकि आज देश के सामने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है। मसलन आप लश्कर तैयबा ले लीजिए, जैश ए मोहम्मद ले लीजिए, यह आतंकी पनपाते, ये तो किसी से छिपा नहीं है। जितने पैनलिस्ट बैठे, अगर कोई मना कर दे कि यह आतंकी संगठन नहीं है, यह है ना आतंकी संगठन, लेकिन इसके पीछे का सवाल यह है कि यह बने क्यों? क्या यह धार्मिक रेडिकलाइजेशन के आधार पर नहीं बने? क्या यह धार्मिक कट्टरपंथ के आधार पर आतंकी संगठन नहीं बने? सवाल यह है कि ये जो डॉक्टर्स रेडिकल हो रहे हैं, क्या इसके पीछे धार्मिक कट्टरपंथ है या कोई और वजह? शादाब जी। बिल्कुल धार्मिक कट्टरपंथी है, और मैंने कहा यह मुल्ला का इस्लाम है जो अल्लाह के इस्लाम से बिल्कुल अलग है। मेरे नबी ने फरमाया रहम करो, और जो रहम नहीं कर सकता वो मोमिन नहीं है। जिसका हार्ट, जिसका दिल मासूम नहीं है, उसके दिल में रहम नहीं है, वो मुसलमान। ये कौन पढ़ा रहा है सर? मुल्ला का इस्लाम कौन पढ़ा रहा है इन लोगों को? मुल्ला का इस्लाम ये जिहादी पढ़ा रहे हैं। ये वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जितने रशीदी साहब, ये मुल्ला का इस्लाम कैसे पढ़ ले रहे हैं सर? ये लोग तो वो हैं जो विज्ञान की किताब पढ़कर सही और गलत पर जवाब देकर आज डॉक्टर बन गए, लेकिन इनको कैसे समझ में नहीं आया कि ये मुल्ला का इस्लाम है, ये गलत इस्लाम है, और अल्लाह का इस्लाम अलग इस्लाम है? देखिए जो नहीं, शादाब जी एक मिनट, रशीदी साहब जवाब देंगे इस पर। रशीदी जी। देखिए अनुराग, एक चीज समझिए, इस्लाम एक ही इस्लाम है। जो लोग ये थ्योरी बताते हैं कि दो इस्लाम हैं, उन्होंने शायद इस्लाम को पढ़ा ही नहीं। अगर कोई आदमी गलत रास्ते पे जा रहा है तो इस्लाम नकार रहा है ना उसको। जितने भी आलिम हैं, जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब आतंकवादियों के साथ थोड़े खड़े हैं, सब नकार रहे हैं उनको, सब कह रहे हैं कि गलत है। जो इस्लाम गाली देने को भी गुनाह समझता है, वो किसी की जान कैसे ले सकता है? वैलिड पॉइंट सर। कुरान ये कहता है कि जिसने एक बेगुनाह को मार दिया, ऐसा है जैसे सारी दुनिया को उसने मार दिया। तो सर वो जन्नत में जाकर इस्लाम छूरे वाला कॉन्सेप्ट वो मुसलमान हो ही नहीं सकता कि जो किसी बेगुनाह की जान ले ले। जे वो जन्नत मिलने का, जन्नत नसीब होने का, काफिरों को मार के इस्लाम को स्प्रेड करने का, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने फिर? अगर इस्लाम में जो आप कह रहे हैं वो मौजूद है तो नहीं, वो ये थोड़ा ही है जी। अरे अनुराग, ये थोड़ा ही है वो। हाँ, वो तो देखिए, जिहाद का कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। जिहाद जी, जिहाद का मतलब अटैक करना नहीं है। जिहाद का मतलब यह है कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है तो आप उसको अपने बचाव में उस पर वार कर सकते हो। जैसे हमारे देश का संविधान भी कहता है कि अगर सेल्फ डिफेंस में किसी को आपने मार दिया तो मर्डरिस्ट नहीं कहलाओगे। आप सही कह रहे हैं, आपके ऊपर मर्डर का केस आप नहीं सही कह रहे हैं रशीद साहब, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये जो बम बांधकर फटे, ये किससे बचाव कर रहे थे, और ये बम बांधकर फटे क्यों? देश के सामने सवाल ये है आज। ये इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ भाई साहब, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जो कुरान को ना माने, कुरान की बात ना माने, अल्लाह को ना माने, अल्लाह की बात ना माने, वो मुसलमान कैसा? ओके, शादाब जी को सवाल पूछ रहे हैं। शादाब जी सवाल पूछे। शादाब जल्दी। तो उसको मुसलमान नहीं मानते। मौलाना साजिद, मैं कह रहा हूँ मौलाना साजिद बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं कह रहा हूँ इनसे मेरी गुजारिश है, फतवा जारी कीजिए, अभी कह दीजिए ये मुसलमान नहीं है। जो आतंकवादी गतिविधियों में जितने भी ये लोग इन्वॉल्व हुए हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना है। फतवा जारी कीजिए अभी, और इनको कोई दफनाएगा नहीं, इनकी कब्रों के ऊपर कोई जाएगा नहीं, मुसलमानों का इनसे कोई लेना देना नहीं। कीजिए फतवा जारी। अगर इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं चलेगा कि हम खुल के इनका विरोध ना करें। आज आवाम को जरूरत है। ठीक है शादाब जी, जवाब देना रशीदी जी। खुल के इनका विरोध किया जाए। अरे सवाल हो गया, अब सुनो जवाब। सवाल हो गया ना, इसके बाद। हाँ, सवाल हो गया तो सुनो। देखिए, मैंने शुरू में कह दिया कि इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। जब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं तो ये मुसलमान नहीं। रही बात कब्रों पे जाने की, दफनाने की, देश का संविधान शायद आपने पढ़ा ही नहीं। देश का संविधान ये कहता है कि अगर किसी को जुर्म में फांसी की सजा भी दी जाए तो उसके धर्म के आधार पर उसका अंतिम संस्कार होगा। मत कीजिए ना, मेरे देश का संविधान कह रहा है। आप कौन होते हैं उसका बाइकाट करने वाले? सबक मिले और आप कौन है उसका बाइकाट करने वाले? भाई बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। नहीं पढ़ाएंगे तब तो अरे आपके कहने से थोड़ा ही कुछ हो जाएगा। अरे आप हद हो गई। आपके कहने से थोड़ा ही कुछ हो जाएगा कि आप जो कह देंगे वो हो जाएगा। बाइकॉट करेंगे ऐसे लोगों। सुने, ज्यादा बोलने से आदमी झूठ साबित नहीं कर पाता सच को। सुनिए। अरे क्या है भाई अनुराग, ये कौन है ये आदमी? पागलों की तरह बकवास करे जा रहा है। अरे नहीं रशीदी जी, पर्सनल दूसरों को सुनो ना। रशीदी जी पर्सनल तो ये मैंने तो आप दोनों जानकार व्यक्ति
आप नहीं, दोनों ये को क्या इसीलिए तरीका है मौका बीच में दिया है। बोलने का नहीं किसी के? नहीं हम राशिदी इसके जी, बीच में राशिदी बोले हैं क्या? आप तो इतने सम्मानीय व्यक्ति हैं हम राशिदी इसके सर। बीच में बोले हैं क्या? राशिदी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिबेट में हो जाता है, सबके हम मन में इसके कई बीच में बातें बोले हैं हैं, क्या? कोई बात नहीं राशिदी जी, आप भी बोल लीजिएगा किसी के बीच में अगर आपके पास ये तार्किक मेरा बात कर्म है, मुझे बोलने दे। अपनी बात को समाप्त कीजिए राशिदी जी, अपनी बात को समाप्त नहीं, कीजिए। नहीं बोलूंगा मेरा मैं, सवाल मैं बिल्कुल इस तरह मौजूद की है, डिबेट नहीं मैं करता भाई। अलग अलग सवाल नहीं पूछना चाहता, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये कि ये रेडिकल क्यों हो रहे हैं भाई। अगर इस्लाम आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात पे कि इस्लाम ये बिल्कुल नहीं सिखाता, हो सकता है उनकी तालीम गलत हो, लेकिन मुझे बताइए कि जितने आतंकी संगठन पनप रहे हैं वो किस आधार पर पनप रहे हैं देश में भाई। जो अमेरिका में जाकर टावर में पूरा का पूरा प्लेन लेकर घुस गए, वो क्यों घुस गए थे? 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था वो क्यों हुआ था? ये जो बड़े देश के सामने उदाहरण है, ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये रेडिकल हो क्यों रहे हैं। और आप कह रहे हैं अगर धार्मिक आधार पर नहीं है तो क्यों हो रहे हैं? आप समझा दीजिए सर वो थ्योरी। ये सवाल मुझसे पूछा आपने? बिल्कुल रशीदी जी। अच्छा जवाब सुनिए। हाँ। मैं कुछ नाम गिनवाता हूं आपको जो आईएसआई के साथ में गलबैयां करते हुए पकड़े गए हैं। सहदेव सिंह, मोची सुनील कुमार, कुमार विकास, राम सिंह, दीपेश मोहिल, परवीन मिश्रा, देवेंद्र सिंह, पलक शेर मसीह, भागचंद, ज्योति मल्होत्रा, मोतीराम जाट, गगनदीप सिंह, सुनीता चमगड़े, इंजीनियर रवि वर्मा, ओके सर, सुनीता जुबैर सैनी यादव, अभिषेक मसूर भारद्वाज, अजहर, लाभ शंकर रियाज सिंह, भटकल, ये बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। मुजम्मिल, एक उमर, लंबी लिस्ट है। परवेज, आरिफ, ये क्या शाहीन, मुसलमान अदील, है? नाम मैं भी गिनवाता हूं अनुराग आपको ये सर। मुसलमान है नाम क्या? तो मैं भी गिनवाता हूं ना सर आपको। कितने अनुराग ये संगठन मुसलमान है क्या? आप जिस धर्म अनुराग का ये नाम मुसलमान लेकर है ये क्या? कह रहे हैं कि ये मुस्लिम नहीं है, मुझे बताइए कि अनुराग उसके ये धर्म के मुसलमान है कितने क्या? आतंकी संगठन है। और मुझे ये अरे मेरी बताइए बात कि का जैश जवाब दे दो, मोहम्मद ये किसको मुसलमान साथ है लेकर क्या? आतंक पनपा रहा है। ये मुझे ये मुसलमान है बताइए क्या? कि लश्कर तैयबा किसको आतंक अरे किसको अनुराग ये साथ लेकर मुसलमान आतंक है पनपा क्या? रहा है। अरे नाम मैं भी गिना सकता हूं सर आपको। मुझे बताइए कि अरे ये लश्कर सोच तैयबा पाकिस्तान रेडिकल में है, सोच उनसे किसकी बात है? करो जाके। ये लश्कर रेडिकल तैयबा सोच यहाँ किसकी कहाँ है? ये बम बांधकर लोगों को मार देने की ये खुन्नस किसके मन अरे में आ रही लश्कर है? तैयबा पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है भाई। बात ही नहीं करने दे रहे हो यार, आप बात ही नहीं करने अरे दे भाई रहे हो। आप दिक्कत नाम ये गिना है। रहे, मैं उसी या नाम तो को वो काउंटर शुरू हो कर रहा जाते हूं। हैं शादाब, या तुम शुरू हो जाते हो। समय दे दीजिए। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। दूसरे शालिनी अली मुझे जी आ रहा हूं। एक जवाब दीजिए। हाँ। इसमें देवेंद्र सिंह जिसके नाम गाड़ी है, वो देवेंद्र सिंह का नाम भाई कहाँ ऐसा है, है? सुनिए ना। दिनेश का नाम कहाँ है? ऐसे सोनू ना, का नाम कहाँ मौलाना है? रशीदी जी, शोभित और मौलाना विजेंद्र रशीदी जी, जिससे मुझे विस्फोटक मेरे सामग्री देश पकड़ी की गई, जांच वो एजेंसी पर कहाँ है? पूरा भरोसा है। और वो अगर उसके कहाँ पीछे है? दिनेश है या दानिश है, वो छोड़ेगी तो किसी को नहीं। अरे कहाँ दूसरी है बात पांच यह है नाम? कि अगर दिनेश भी आतंक करेगा तो मेरे लिए वो पांच आतंकी, और नाम दानिश दिल्ली भी में, आतंक करेगा तो मेरे जो लिए पांच आतंकी नाम है। दिल्ली ब्लास्ट लेकिन में मैं है, वो बता रहा कहाँ हूं है कि भाई? ये आतंकी संगठन किसके नाम पर जो बन रहे हैं? 5 नाम दिल्ली उसको ब्लास्ट में चलाने है, वाले, हिंदू वो कहाँ उसको है? चलाने वाले कौन कोई लोग मीडिया हैं? बताने को और ये तैयार जो नहीं। सोच स्प्रेड करने कोई वाले ये मीडिया कौन दिखाने को लोग तैयार हैं? नहीं। ये काफिर वाला कॉन्सेप्ट लेकर कहाँ आने है वाले देवेंद्र कौन की गाड़ी लोग के हैं? मालिक है? एक मिनट रशीदी साहब, मैंने ठीक वक्त दिया अरे आपको। देवेंद्र कहाँ है? हाँ जो भाई, गाड़ी मैंने के मालिक बता है तो दिया, भाई, आतंकी है तो देवेंद्र पकड़ेगी, गाड़ी जांच के मालिक एजेंसी कार्रवाई करेगी। शालिनी अली जी कुछ कहना चाह रही। शालिनी अली जी, मैं बहुत सारे सवालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, एक बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूँ, ये क्यों रेडिकुलाइज हो रहे हैं? सिंपल सी बात। 2 मिनट का समय दीजिएगा। ओके रशीदी जी, आपको मैंने ठीक मौका दिया। शालिनी अली क्या कह रही है सुन लेते हैं। रशीदी जी 2 मिनट का समय दीजिए। देखिए ये कह देना कि वो मुसलमान नहीं है या वो हिंदू है, मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि हाँ वो मुसलमान है, पर वो मुसलमान है जो इस्लाम के सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें क्रैकडाउन इस बात पे करना चाहिए कि अगर हमारे कौम से हमारे युवा अगर बहकाए जा रहे हैं और गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो हम उसके ऊपर क्रैकडाउन कैसे करें। हमें क्रैकडाउन बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जिस तरीके से यूपी की सरकार ने किया है, उत्तराखंड की सरकार ने किया है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। मदरसा में मौलाना क्या पढ़ा रहे हैं, मदरसा में क्या मौलाना सही तर्क से और सही इंटरप्रिटेशन से कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जिसके लिए जैसे उत्तराखंड में आज मदरसा बोर्ड शालिनी जी, क्या आप ये शादाब जी की बात को एग्री करती हैं कि दो इस्लाम पढ़ाए जा रहे लोगों को? एक तालीम मुसलमानों के लिए या एक बोर्ड का सिस्टम होना चाहिए ताकि हम शालिनी जी, मैं कह रहा हूं कि क्या आप शादाब जी की बात को इंडोर्स करती हैं जब वो ये कहते हैं कि 2 इस्लाम पढ़ाए जा रहे हैं, एक अल्लाह का इस्लाम और एक मुल्ला का इस्लाम? सही बात है। मैं इस बात को इंडोर्स क्या कर रही हूँ, मैं इस बात को देखती हूँ, मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करती हूँ। आप ये सोच लीजिएगा कि कोई भी महिला आज अपने किसी भी शहर के मौलाना तक पहुंच नहीं पाती है, कोई सवाल
कर नहीं पाती है, इस आदम डर रशीदी से जी, कि इसके बाद कहीं आपके ये ना हो जाए कि अल्लाह मेरे पे कहे, अल्लाह मेरे को महरूम कर देगा। और ये एक थॉट प्रोसेस है, एक ये थिंकिंग है। आप ये देख लीजिएगा, जब कॉन्सेप्ट होती है हिजाब की, कॉन्सेप्ट होता है तलाक का, कॉन्सेप्ट होता है मेहर का, कॉन्सेप्ट होता है निकाह का। आप निकाह नामा अगर पढ़ेंगे तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए। कितनी लड़कियां हैं जो अपने निकाह नामा में अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस लिखवाती हैं। इस्लाम दो तरीके के हैं और ये हकीकत है। एक इस्लाम वो तो है जो ये मौलाना आतंकी बताता है पढ़ाई कि पढ़वाने वाला कौन सा इस्लाम है? मैं आ रहा हूँ इसके बाद, जो कुरान में है। भट्टी साहब आऊंगा इसके बाद। Interpretations की वजह शालिनी से अली जी, हमारे बच्चे ये आतंकी बनाने वाले कौन सा इस्लाम है फिर? ये वो लोग हैं जो कट्टरवाद नहीं, मुझे सोच इनका रखते जवाब हैं, देना जो है शालिनी देश के अली का विरोध पहले। खड़े मैं आ हैं, रहा हूं, जो एक एक राष्ट्रवाद करके, के एक एक विरोध करके। खड़े हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हाँ। क्रैकडाउन करना बहुत जरूरी है। और अच्छा, जैसे मुझे एक उत्तराखंड बताइए, में मुझे एक चीज मदरसा बताइए। बोर्ड हुआ है, मैं वैसे शालिनी देश अली भर जी में भी बहुत होना क्लियर चाहिए। डिबेट करना एक चाहता हूँ पढ़ाई, इस पे। एक शालिनी अली जी, सभी मैं बहुत के लिए। क्लियर चर्चा करना चाहता हूँ इस पे। ये रेडिकलाइजेशन के पीछे क्या धर्म किसी तरीके से इन्वॉल्व है? धर्म से ज्यादा उन धर्म को किस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, ओके। उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ओके। आप धर्म के आड़ में जो शालिनी अली कह रही है, साजिद रशीदी जी, वो ये बहुत क्लियर कह रही हैं कि अगर आप बीमारी को ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो इलाज क्या कीजिएगा? क्या करेंगे आप इलाज? हाँ। 20 सेकंड उसके बाद भट्टी साहब के पास जा रहा हूं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रशीदी मैं जी, जवाब दे रहा हूं, 30 प्लीज। सेकंड में जवाब दे रहा हूं। प्लीज सर, जल्दी। हाँ। आजादी को 76 साल हो गए और देश में 6 लाख मदरसे हैं। आज तक हमारी देश की एजेंसियां इस बात को नहीं पकड़ पाए कि ये जिहादी तालीम दे रहे हैं, ये आतंकवादी बना रहे हैं। अरे नहीं, रशीदी साहब, कोई मुख्यमंत्री उठकर मदरसों के खिलाफ बोल रहे थे तो आप भी तो चर्चा करने आते हैं। नहीं, शालिनी अली जी, नहीं, शालिनी अली जी, अगर मदरसे के खिलाफ अगर कोई मुख्यमंत्री कार्रवाई कर दे, यूपी के मुख्यमंत्री ने इनिशिएट किया, असम के मुख्यमंत्री ने कहा, कौन मदरसों को ढाल बना रहा था? योगी जी नहीं, आप तो मोदी सरकार योगी सरकार को नाकाम बता रही हैं। आप तो मोदी सरकार योगी सरकार को नाकाम बता रही हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, शालिनी अली जी, मैं आ रहा हूँ, भट्टी साहब आ रहा हूँ, एक मिनट, ओके। एक बहुत सिंपल सा पॉइंट, रशीदी साहब, आपने ये कहा ना कि सरकार कार्रवाई करे, अगर मदरसे चल रहे हैं तो सरकार कार्रवाई करे, फिर यूपी सरकार करती तो आप क्यों उस पर सवाल उठाते हैं? असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, खुलकर कह रहे बंद करवा देंगे। नहीं, ये तो कार्रवाई का हिस्सा है ना सर। फिर आज रशीदी साहब जिनका वो मुस्लिम परस्त चेहरा दिखता है, आज वो सेक्युलर होकर बात करें और वो कहें कि मदरसे बंद होने चाहिए अगर सरकार को मिलता है इस बात का कोई भी सबूत कि वहां पर आतंक पनप रहा है। रशीदी साहब सुनिए, अरे सुनिए, यूपी और बिहार में, यूपी और आसाम में जिन मदरसों पर कार्रवाई हुई, वो मदरसे नहीं है, वो तो गवर्नमेंट एड से चलने वाले स्कूल हैं। उनका नाम मदरसा है सिर्फ, इलीगल वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। यूपी में एक मदरसा बताइए आप जो गवर्नमेंट एड से नहीं चलता और उस पर कार्रवाई हुई हो। एक मदरसा बताइए, बिला वजह भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, ओके। मुसलमान हम सब यही हैं रशीदी साहब, सब देखेंगे, लगाने से सब देखेंगे, जिसके लिंक पकड़े जाएंगे ना सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो दानिश मुसलमान या दिनेश कोई भी हो, कार्रवाई सबके खिलाफ की जाएगी। हम सब यही और सब देखेंगे। बस उस दिन रशीदी साहब की आवाज आप प्लीज कम कर दीजिए। शालिनी जी रुक जाइए। जिस दिन कार्रवाई होगी रशीदी साहब, मेरे साथ मिलकर आप भी बोलिएगा कार्रवाई सही हो रही है, आतंकियों के खिलाफ बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अंबर जदी जी आ रहा हूं, फाजिल भाई आपके पास आ रहा हूं। भट्टी साहब जल्दी से सर, मेरा सवाल आप जवाब दे दीजिए। धर्म पीछे नहीं है तो कैसे रेडिकलाइज हो जा रहे हैं? क्यों रेडिकलाइज हो जा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप मुझे 1 मिनट बिना रोके हुए आप सुने जरूर, क्योंकि मैं कश्मीर से हूं। सारा जो जुड़ा है वो सारा कश्मीर से सिस्टम जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। देखिए, आज कश्मीर श्रीनगर में पुलिस स्टेशन 9 गांव में 9 जाने कीमती चली गई, एक नायब तहसीलदार और एक SIA का इंस्पेक्टर भी, वो भी सारे मुसलमान हैं। वो भी इसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पार्ट थे। FSL टीम हो या 2 कैमरामैन हो या नायब तहसीलदार साहब हो, SIA का इंस्पेक्टर हो, वो भी मुसलमान थे। तो मुसलमान को और इस्लाम को जोड़कर हमें नहीं देखना चाहिए। मैं एक बात यहाँ क्लियर करूंगा कि काफिर किसको कहते हैं, क्योंकि इन देश में हमेशा चलता है कि काफिर होता है अल्लाह का इनकार करने वाला, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाला। जिसने अल्लाह का इनकार किया, जिसने कुरान का इनकार किया, वो काफिर, ठीक है, वो काफिर है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर कोई टेररिस्ट एक्ट करता है, कोई बेगुनाहों की जान लेता है, कोई नहसों की जान लेता है, एक मिनट सुनिए, ठीक है शादाब जी, एक मिनट थोड़ा सुन लेते हैं और 30 सेकंड दे देते हैं भट्टी साहब को। हाँ सुनिए, ठीक है, अगर कोई काफिर वो है
कि जो अल्लाह का हुक्म ना माने, जो कुरान का ना माने, क्योंकि अल्लाह ने कुरान दिया हमें। कुरान कहता है कि नहत्तू को मत मारो, कुरान कहता है बेगुनाहों की जान मत लो, कुरान कहता है कि हमेशा इंसानियत को पहले ये जो बम बांधकर फट गए, भट्टी साहब, मैं आप ही की बात से बस आप ही को मौका दूंगा। मैं कह रहा हूं जो बम बांधकर फट गई ये काफिर है मतलब? बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने अल्लाह का इनकार बताइए, इन्होंने कुरान का इनकार बताइए, किया। ये क्या सोचकर मरे होंगे आज काफिर घोषित हो गए यहाँ पर? हाँ, वो कुफर में चले जाएंगे। शादाब जी आ रहा हूं, जल्दी से भट्टी साहब, जल्दी से। जो भी बेगनाहों का कत्ल करे, जो भी इंसानियत का कत्ल करे, वो अल्लाह को मानने वाला नहीं हो सकता। इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये कैसे रेडिकल हो जा रहे हैं? आज डिबेट का पॉइंट ये कि अभी 200 डॉक्टर रडार पर हैं और सारे एक धर्म के, ये रेडिकल कैसे हो रहे हैं? सवाल ये भट्टी साहब, उसी पे आ रहा हूं। देखिए वो आ गया इन्वेस्टिगेशन आ रहा रशीदी जी, वो रुको, वो आ गया इन्वेस्टिगेशन पार्ट। क्या ठीक है, रडार पे आप डॉक्टरों को रखें, किसी को भी रखें, वो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है। जो भी उसमें आएगा उसको सजा मिलनी चाहिए। माय क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट टुवर्ड्स यू। मैं कह रहा हूं कि क्यों रेडिकल हो रहे हैं? सब तो दे दिया देश ने, इस मिट्टी ने क्या नहीं दिया आपको? सरकारी पैसे पर पढ़ाई करके आप डॉक्टर बन गए। देखिए, अब सुन ही नहीं रहे ना मेरी बात। ऐसी कौन सी फितूर चढ़ गई दिमाग पर जो आपको आतंकी बनना पड़ रहा है? देखिए, सवाल ये भट्टी साहब, पूरा पॉइंट सुन लीजिए ना प्लीज सर, जल्दी सुन लीजिए। भारत के अंदर आप अगर कहेंगे रेडिकल, क्या हाल इस्लाम के अंदर से रेडिकल आ रहा है? क्या हिंदू रिलीजन या सिख रिलीजन या क्रिश्चियन रिलीजन से रेडिकल नहीं है? हर धर्म के अंदर रेडिकल होता है जनाब, हर रिलीजन के अंदर रेडिकल है। मैं चाहता हूं इस रेडिकल को खत्म किया जाए, इस रेडिकल का नामो निशान खत्म किया जाए। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, रेडिकल की जगह किसी भी जगह। अरे अंबर ज़ैदी जी, तो सुनने में अच्छा लगता है ना चर्चा के बीच में, जब देश की करोड़ों जनता देख रही है। मैं आ रहा हूँ शादाब जी, थोड़ा सा अंबर ज़ैदी को सुन लेते फिर मैं आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अंबर ज़ैदी जी, करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको, तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है, भाई साहब रेडिकल खत्म कर दीजिए, फलाना खत्म कर दीजिए, ढिमकाना खत्म कर दीजिए। खत्म कैसे करेंगे? अरे भाई, आप लोगों को भटका रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर। मैंने तो ये तक सुना, मैं इस बात को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता कि वो जन्नत वाली थ्योरी क्या है, लेकिन अंबर ज़ैदी जी, जन्नत वाली थ्योरी दी जाती है, बम बांध के फोटो मिलेगा। सारी चीजों पे जो अब तक डिबेट में बात हो रही है, मैं उन सारी पॉइंट्स पे बात करना चाहती हूँ जो अब तक बात नहीं हुई। देखिए, अनुराग ने अपने बहुत अहम सवाल और बहुत अच्छा यहाँ पर मुद्दा चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी जब इस तरह के मुद्दों पर हम पब्लिकली बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब में हिपोक्रेसी आती है, और हमें आवश्यकता है कि हम बहुत ईमानदारी के साथ इन मुद्दों को एड्रेस करें। जब बात करते हैं हम रेडिकलाइजेशन की, कि मदरसों में क्या पढ़ाया सिखाया जा रहा है, तो हमें ये बजाय कहने कि दो तरह की चीजें सिखाई जा रही, नहीं, हमें ये सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि आम मुसलमान को, जो हमारे आपके जैसे लोग हैं जो अपने डेली लाइफ में बिजी हैं, वो नॉर्मल चीजें जो अब तक वो परसीव करते आते हैं वो ही चल रहे हैं। लेकिन मदरसों से क्या चीजें निकल रही हैं जो पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में, आप कह रही हैं कि जो मदरसे वो रिस्पॉन्सिबल है। मुझे प्लीज, आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग। प्लीज। रशीदी साहब ने बोला कि जिहाद, जो जिहाद है उसका मतलब ये होता है, वो होता है जो मीडिया में सब लोग बोलते हैं, इस तरह की बात आती है। अब जिहाद का मतलब, जिहाद तो बहुत तरह के होते हैं, जिहादुल नफ्स, जिहादुल माल, जिहादुल कलम, जिहादुल सैफ। अब आप बातें जिहाद के नाम पर जो किताल हो रहा है, किताल, अब सिखाया उनको क्या जा रहा है कि ये जिहाद है, आपके ऊपर गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हुआ है, आप ऑप्रेस्ड हैं, आप ये सारी चीजें हो रही है। उनको जितने भी संगठन ये सिखाते, तब आप लोगों को ये बताएंगे कि आपके साथ गलत हो रहा है। जब आप इस तरह की हिपोक्रेसी अपनाएंगे तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये भावनाएं पनप रही हैं, और आप के साथ है कि आपको एक तो ये कि आप गजवा हिंद का ख्वाब पाकिस्तान से चलता है, गजवा हिंद कहीं से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। हमको पाकिस्तान को नहीं ब्लेम करना चाहिए, पाकिस्तान से पहले भी नहीं, लेकिन अंबर ज़ैदी जी, उम्मीद है कि आप इस बात से संतुष्ट होंगी कि मैंने आपको मौका दिया, आपने आपका पॉइंट रख लिया। मुझे 10 सेकंड में ये बताइए, क्योंकि आपने भी एक बात कही, शालिनी अली ने भी और शादाब शम्स ने भी, शालिनी अली और आपने दोनों ने एक बात बहुत खुलकर कही मदरसों को लेकर। क्या माने कि फर्स्ट लाइन ऑफ एजुकेशन जो मुस्लिम बच्चों को दी जा रही है, क्या ये इसकी शुरुआत रेडिकलाइजेशन की वहां से हो जाती है? फिर वो भले डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन वो फिर वो रेडिकल सोच नहीं बदल पाता। अनुराग, ये मदरसा स्टूडेंट तक लिमिटेड नहीं है। मैं आ रहा हूँ भट्टी साहब, आ रहा हूँ। देवबंद की वेबसाइट उठाएंगे, देवबंद की वेबसाइट पे जहाँ पर लोग फतवा लेने के लिए, उनको ओपिनियन लेने के लिए सीख करते हैं, ओपनली हर समाज के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, देश के खिलाफ वो नफरत बांटते हैं। लेकिन अब अपने पाठ्यक्रम में भी जिन हदीसों के आधार पर वो नफरत सिखाते हैं, देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, आइडियोलॉजी से आतंकवाद फैलता है। तो हम उन चीजों पर बात क्यों नहीं कहते? सरकार
सिर्फ सर्वे करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको पाठ्यक्रम तय करना पड़ेगा। ओके, मैं आ रहा हूँ भट्टी साहब, फिर आ रहा हूँ आपके पास। शादाब जी थोड़ा सा वेट, और जैदी जी, अंबर जैदी जी प्लीज मैम। अब आपने अच्छा पॉइंट रखा यहाँ पर, और मैं इस चीज को डिबेट में आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारी चीजें सुनी भाई, अभी तक जिहाद सुन लिया, रेडिकलाइजेशन सुन लिया, अलग अलग तरीके की टर्मिनोलॉजी, एक शब्द नहीं सुना, वो शब्द है फतवा। आप जारी करवा दीजिए फाजिल भाई, एक फतवा तो हो ना आतंकियों के खिलाफ। हम कह देते हैं, टीवी से ऐलान कर देते हैं जनाब, मैं कर देता हूं। अरे आप उसके लिए शायद डेजिग्नेटेड नहीं हो भट्टी साहब। नहीं, कोई भी मुसलमान, मैं फतवा के लिए यहाँ कोई भी इंसान अलाउ नहीं करता उस। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है फाजिल भाई, ये देखिए, फतवे के लिए कमेटी बैठ भाई, कोई खुलकर मौलाना साहब नहीं बोल रहे हैं बैठते हैं भाई। ईशनिंदा के मामले में तो बहुत पूरा मुस्लिम समाज एकजुट होकर बोलता है ना। ये जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं इसके खिलाफ बोल नहीं रहे। फाजिल भाई, भट्टी साहब थोड़ा सा आवाज मुझे कम करवानी पड़ेगी आपकी, आप बोलने नहीं दे रहे। फाजिल जी वो सुनते ही रह जा रहे, बोल ही नहीं रहे। फाजिल जी जल्दी। देखिए अनुराग भाई, हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं जी, वो इस्लामिक नहीं है, वो सियासी है। बात को समझिए आप। अब्दुल करीम टुंडा और प्रज्ञा ठाकुर, ये दोनों लोग जो पकड़े गए थे, तो आप ही जैसे एंकर चिल्ला के कह रहे थे कि पूरा आतंकवादी मॉड्यूल पकड़ा गया है, पूरे देश के आतंकवादी पकड़े गए। ये जब लेकिन था ना, मैं तब मैं इंडस्ट्री में नहीं था सर, आप गलत मत बोलिए। दोनों ही छूट गए। हाँ, कुछ बोल रहे आप? मैं कह रहा हूं मैं तब इंडस्ट्री में नहीं था सर, आई स्टार्टेड माई करियर लेटर ऑन। फाजिल भाई कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है? आप भले ही नहीं थे, लेकिन लोग तो थे ना। ये विचारधारा समाप्त थोड़े हो जाएगी। मेरे जैसे एंकर ने चिल्ला कर ये भी बताया कि साध्वी प्रज्ञा को कोर्ट से बरी कर दिया गया। सुनिए, मेरे जैसे एंकरों ने कोर्ट के फैसले को चिल्ला कर बताया। आपने तो साबित कर दिया कि, अभी सुनिए, अभी अदालत से ऊपर तो आप ही हो गए। आपने तो फैसला सुना दिया कि मुसलमान अगर आतंकवादी हो जाएगा तो कोई। फाजिल भाई आपकी आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है फाजिल भाई, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, फिर मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान आप जो बार बार कह रहे हैं फाजिल भाई, तो फिर मुजम्मल उमर, परवेज, आरिफ, शाहीन, आदिल, जुबैर, मसूद अजहर, रियाज भट्टकई, कौन है ये? फिर कौन है ये? किस धर्म से? मैं शालिनी जी आ रहा हूं, शादाब जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद रशीदी जी के पास जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं शादाब भाई, मुझे इस चर्चा में भी जो एक चीज दिख रही है, देयर इज अ सॉफ्ट लाइनिंग जो एक लेयर की तरह से खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। मेरा बात अधूरा रह गया था। अच्छा फाजिल भाई जल्दी से सर प्लीज। हाँ फाजिल भाई जल्दी से, उसके बाद मैं शादाब जी के पास जा रहा हूं कि मदरसे के बच्चे अगर आतंकवादी हो जाएंगे तो कोई देश की गली बचेगी? अरे आप अभी तो प्राइमरी स्टेज पे जांच है, इतना उछल के बोल रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी हो गया। यूपीए 2 के जमाने में 10,000 मुसलमानों को पकड़ सब पाइजेब बरी होकर आ रहे हैं। आज तक सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि मुसलमानों ने, जो मुसलमान यूपीए 2 में पकड़े गए थे, वो मुसलमान किसी घटना में शामिल थे। सारे बाइजेब बरी होकर चले आ रहे हैं, और मोदी जी के जमाने में बाइजेब बरी हो रहे हैं। तो ये आरोप लगा देना और मुसलमान, ये सियासी प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान करके देश में एक नफरत का माहौल खड़ा किया जाए। अरे जब अभी दिल्ली पुलिस और कोई भी जांच एजेंसी अभी तक ये सारी, अभी तक अंबर जी एक मिनट, फाजिल जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, आई नेवर यूज द टर्म अगेंस्ट द पीपल जो कि इस सब में चीजों में शामिल थे, उनको मैंने इस्लाम से या मुस्लिम से नहीं जोड़ा। पहली बात तो ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं। दूसरी बात ये कि आप बार बार कह रहे हैं कि भाई सियासी है इसलिए बार बार बोला जा रहा है, तो मुझे बताइए ना साहब, मुजफ्फर, मुजम्मिल, उमर, परवेज, आरिफ, शाहीन, आदिल और भी जो कई सारे मौलाना जो सलाखों के पीछे हैं अभी, कौन है? इनके बारे में बताइए। मैं नहीं कह रहा कोई मुस्लिम, आप बताइए कौन है? होने दीजिए। हाँ। मैंने आपको कहा कि यूपीए 2 के जमाने में 10,000 मुसलमानों को पकड़ा गया था, सभी बाइजेब बरी होकर घर आ गए। अरे आज तो कैसे कहा? तो क्या उमर को भी बचाएंगे? वो बम बांध कर फट गया उसको भी बचा लेंगे क्या? अभी तो किसी जो बम बांध कर फट गया उसको भी बचा लेंगे क्या? और सीधे नेशनल मीडिया आ रहा हूँ, शालिनी जी आ रहा हूँ, करने लगा। अरे मैं कह रहा हूं जो बम बांधकर उमर फट गया उसको भी बचा लेंगे क्या? ले आएंगे क्या जन्नत से? अरे जो दिख रहा है सामने, आज तो बोलेगा ना आदमी उसके बारे में। यूपीए के वक्त में 10,000 छूट गया, वो बात की बात है। आज जो पकड़े जा रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी, अल फलाह यूनिवर्सिटी, हाँ तो जांच में पकड़े गए ना सर, जांच में पकड़े गए ना। जांच में पकड़े जाने के बाद एक पूरा का पूरा नेक्सस उस तरह का सामने आ रहा है ना सर, उस पर चिंता जाहिर की जा रही है। क्या सियासी कह रहे हैं?
अरे सर, अब्दुल प्रज्ञा ठाकुर भी तो पकड़ी गई थी, छूट भी तो गई ना। अब्दुल करीम टुंडा और प्रज्ञा ठाकुर भाई कोर्ट के फैसले को मानते हैं कि नहीं मानते? यही जांच एजेंसियां कहती थी कि आतंकवादी हैं। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते शादाब जी ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते फाजिल भाई वहां तक ना पहुंच जाए जिसमें वो ये कह दें कि उमर तो निर्दोष था साहब, बम किसी और ने बांधा था, वो जाकर बस गाड़ी ले जा रहा था और अचानक फट गया। ये मुझे लगता है फाजिल भाई उस थ्योरी पर भी आ जाएंगे। लेकिन मैं राशिदी जी आपके पास आ रहा हूं। शादाब जी मेरा एक सवाल बहुत छोटा सा है। देयर इज अ थिन लाइनिंग। मैं फाजिल भाई में आ रहा हूं, फाजिल भाई आ रहा हूं, फिर आ रहा हूं, आप ही को जवाब देना है। मैं कह रहा हूं एक सवाल है मेरे पास शादाब भाई, देयर इज अ थिन लाइनिंग विच आई कैन सी, वो लेयर में अभी भी महसूस कर पा रहा हूं जिसमें कि बोल रहे हैं हाँ टेररिज्म खत्म होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर की बात पर बात कोई करना ही नहीं चाह रहा। जबकि सच्चाई क्या है पता है? सच्चाई ये कि ये वो उमर है जो गाड़ी पार्किंग के लिए जब जा रहा था उससे पहले गया था मस्जिद के अंदर। कुछ सोर्सेज बता रहे कि उसने बाकायदा नमाज पढ़ी थी। तो मैं नहीं कह रहा कि किसी धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, पर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या ये धर्म के हिसाब से रेडिकुलाइजेशन नहीं? मतलब हम कुछ भी करने जाते हैं, स्टेप्स लेने जाते हैं, तो क्या भगवान के आगे सजदा नहीं करते क्या? और उसने ऐसा किया और जाकर वो फट गया भाई सामने, लाल किले के सामने जाके फट गया वो। शादाब जी देखिए अनुराग जी, यहां पर आपके पैनल में हम सब लोग जितने भी बैठे हैं सब मुसलमान हैं और सब भारतीय हैं। मैं ये मानता हूं कि हम यहाँ जिस टॉपिक के ऊपर बैठे हैं, हम सब लोगों की मर्जी, हम सब लोगों की मंशा बिल्कुल साफ है कि अगर मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग यहाँ बैठकर कहीं कुछ इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर हमारे घर परिवार के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो हम कैसे रोकें। मेरा मानना है, जो मैंने पहले भी एक सवाल उठाया, हमारे उलेमा हमारे सर के ताज। बिल्कुल मैं मदरसों के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मदरसों की शिक्षा खराब है बिल्कुल कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक थिन लाइन है, बिल्कुल बात सच है कि कहीं ना कहीं एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। अल्लाह का इस्लाम कभी भी किसी बेगुनाह के हत्या की इजाजत नहीं देता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप आ जाइए ना सर, बीच में मत बोलिए, मैंने आपको सुना आराम से। फाजिल भाई अभी ऐसे मत कीजिए, आप ये चिल्लम चिल्ली नहीं होगी, हम बहुत सीजन डिबेट कर रहे हैं। आप अगर बात को समझेंगे तो शायद उसके सोल्यूशन पे पहुंच पाएंगे, और राजनीति करेंगे तो आने वाली कौम और जो वक्त है वो आपको जवाब देगा। देवभूमि छोड़ो, वो कौन से आतंकवादी थे? अरे यार कहाँ राजनीति करने बैठ जाते हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं फाजिल भाई। क्या हरकत करते हैं आप इस वक्त कौम के हालात को नहीं समझ रहे और उसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोगों की घटिया हरकत इस तरह मजबूर कर रही है हमें। पढ़ के आते हैं वही बैठ कर के इस्लाम की बुराई करते हैं। अरे क्या ड्रामा कर रहे हो तुम? जैसे लोगों ने कौम को बेच खाया, कौम को बुरा रास्ते पे चलने पे आप लोग मजबूर कराते हो। इस्लाम आप अप्रिशिएट करते हो, उन लोगों को बचाने की कोशिश करते हो। जो कौम के गद्दार हैं, जो देश के गद्दार हैं, उनके समर्थन में आते हो आप लोग। से नहीं चलता है। मत कीजिए घटिया हरकत। ठीक है, ओके अनुराग भाई मेरी बात आने ठीक है, ओके फाजिल भाई अब थोड़ा सा वेट। शादाब जी 10 सेकंड आपके पास है, प्लीज जल्दी से सर। जी मैं राशिदी जी के पास जा रहा हूं उसके बाद। हाँ जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं जो शालिनी जी ने कहा कि मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, उसका कुरान का गलत तर्जुमा किया जाता है, बिल्कुल सच है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, काफिर एक शब्द आया, काफिर कहते हैं अधर्मी को। अरे भाई आप चुप हो जाइए, बहुत बोलते हैं फाजिल भाई थोड़ा सा वेट। कमाल है इस आदमी का। सही तर्जुमा ही आप ही पढ़ो। अरे भाई चुप हो जाइए ना, मत बोलिए ना। ओके अच्छा शादाब जी मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। शादाब जी मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। यू मेड योर पॉइंट सर। रशीदी सर एक मिनट, फाजिल जी की आवाज थोड़ी सी कम कीजिए, फाजिल जी की आवाज प्लीज बंद कीजिए। सर आपके पास 10 सेकंड है सर। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं एक शब्द है काफिर, कुफ्र कहते हैं अधर्म को और काफिर कहते हैं अधर्मी को। अधर्मी के बारे में मामला था, लेकिन जो गलत इंटरप्रिटेशन करके देश में जिस तरह से अभी भट्टी जी कह रहे थे, भट्टी जी कि जो खुदा को नहीं मानता वो काफिर, कहीं नहीं है जो खुदा को नहीं मानता। जो काफिर वो है जो अधर्म है, जो अधर्म, ये मुल्ला का इस्लाम है जो बता रहा है कि गैर ईमान वाले को। ओके भट्टी साहब वेट सर, भट्टी साहब वेट, शादाब जी ओके वेट। अधर्मी को रशीदी साहब कुछ दिखा रहे हैं। ओके रशीदी साहब कुछ दिखा रहे हैं। रशीदी साहब मैं कुछ सवालों के साथ आपके साथ आ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप जो दिखा रहे हैं प्लीज उस पर बात कीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सवाल पर भी बात हो। सवाल यह है कि जब महबूबा मुफ्ती कहती हैं कौम बदनाम हो गई, वो किस कौम की है सर? उनको भी अगर लगता है, वो सियासतदान है, उन्होंने देश में किसके विरुद्ध सियासत की है बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर उनको भी लगता है कि कौम बदनाम हो रही है, तो क्या आज मुस्लिम धर्म के जो समझदार लोग हैं उनको ये डिफरेंसेस नहीं बताना पड़ेगा क्या? हम लोग उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं सर कि कैसे सुधारा जाएगा, या कैसे जो डॉक्टर बन चुका है उसको ये बताया जाए कि नहीं आपको रेडिकल नहीं होना है।
देखिए, जब तक मुसलमान को टारगेट किया जाता रहेगा ये सुधार होगा ही नहीं। अच्छा, जब तक पत्रकार लोग और टीवी वाले लोग सच नहीं बोलेंगे कि हाँ दूसरी तरफ भी इस तरह के रेडिकलाइजेशन है। जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूं आपको, ये आईएसआई के साथ में जितने लोग पकड़े जाते हैं ये 90% हिंदू क्यों होते हैं भाई? इनको कौन सिखाता है? ये कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? अरे चुप हो जा, चुप हो जाए, क्यों बीच बीच में बोलता है? तमीज से क्यों बोलता है बीच बीच में? चुप हो जा, तमीज से बात कर। मौलाना हम इज्जत करें, बार बार बीच बीच में बोलता है ये आदमी। नहीं मौलाना जी, इस आदमी के ऊपर वक्फ बोर्ड के बहुत सारे केसेस हैं। अरे क्या बात की बात की तरह होगा? मैं कह रहा हूं वसीम रिजवी का हुआ ऐसे ही इसका भी होना है। चेहरा मत दिखाइए। इसके ऊपर बहुत बड़े घोटाले हैं वक्फ बोर्ड के, घटिया हरकत मत कीजिए। बहुत बड़े घोटाले हैं इसके ऊपर वक्फ बोर्ड के। इसका अंजाम जो है वसीम रिजवी की तरह होगा। नहीं रशीदी साहब, ये अपने बचाव के लिए बैठा है। सुनिए ना रशीदी साहब, मैं फालतू पर्सनल चीजों पे नहीं जाना चाह रहा। रशीदी साहब, अगर वसीम रिजवी की बात आप करें तो तौकीर रजा का भी एग्जाम्पल है। नहीं, इतना कट्टर मत तो ये तौकीर रजा का भी एग्जाम्पल है देश के सामने। रशीदी साहब, तौकीर रजा का भी एग्जाम्पल है देश के सामने। आप रशीदी साहब, आप कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए ना। आप कह रहे हैं मीडिया चैनल्स बोलेगा, मैं कह रहा हूं कि जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाए। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं, ये आज देश का मीडिया चैनल ये भी कह रहा है कि इसके पीछे की नफ्स को टटोलना होगा ना कि आतंकवाद पनप क्यों रहा है सब मिलने के बावजूद। अनुराग आप अपनी पूरी डिबेट को देखिए। मैंने शुरुआत इसी से की है कि जो कुरान को ना माने, कुरान की ना मानकर फट जाए, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हम तो इनको मुसलमान ही नहीं मानते। लेकिन सवाल यह है कि इसमें 5 नाम है दिल्ली ब्लास्ट में, और देवेंद्र नाम है, दिनेश है, सोनू है, शोभित है, वीरेंद्र है। इनका नाम आप लोग क्यों? ठीक है, शालिनी अली जी, कोई नहीं छुपा रहा सर, आपने बोल तो दिया, आपकी आवाज गई तो सही, और मैं कह रहा हूं खुलकर कार्रवाई हो। शालिनी अली जी, कोई नहीं छुपा रही, आपके मन का वहम है सर, प्लीज। का नाम आ गया शालिनी अली, नहीं नाम तो लीजिए उनका, आप अपने मुंह से नाम लीजिए, आप अपने मुंह से नाम लीजिए। अरे आपने 4 बार बोल दिया भाई, ये लोग भी हैं, आपने 4 बार बोल दिया। मैं कह रहा हूं उन पर भी कार्रवाई हो। मुसलमान चिल्ला रहे हैं। ठीक है शालिनी अली जी, जल्दी से। मैं अनुराग जी एक बचपन का वाक्य बहुत छोटा सा बता रही हूँ। जब कम मार्क्स आते थे, घर आते थे, बोलते थे उस फला बच्चे की भी कम आते थे, तो अम्मा कहती थी तुम हमारे बच्ची हो, दूसरे नहीं है। साजिद रशीदी जी एक मौलाना होते हुए बिना तर्क के लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे, क्या ये कुरान के हिसाब से बोल रहे हैं? आप पूछिए इनसे। और ऐसे मौलाना होते हैं जो हमारे युवा को, हमारे कौम को पकड़ाते हैं, जो गलत मायने सिखाते हैं और जो आगे बढ़ावा देते हैं। ऐसा है रशीदी साहब, सुनिए ना। ओके, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, सबको आप फेडर डाउन कर दीजिए। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है रशीदी साहब, सुनिए ना। आप तो मेरे साथ व्यक्तिगत भी उठते बैठते हैं ना। सुनिए ना, मैं एक बात बताता हूं आपको, सिंपल सी चीज है। जो समस्या है ना, दवा उसकी लीजिए, भागिए मत कि ये बीमारी है, मुझे नहीं पता चलेगा, ये मुझे नहीं पता चलेगा तो उसका कोई असर होगा नहीं। वो बीमारी एक दिन बहुत बड़ा ब्लास्ट लेकर आती है सर, कभी कभार जिंदगी खत्म कर देती है। तो उस बीमारी को पकड़िए और उस बीमारी के खिलाफ दवा लीजिए, अच्छे डॉक्टर